हेलो साथियों। ग्रुप डी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लोग 22 अगस्त 2022 में जो पेपर हुआ था उसके सेकंड शिफ्ट को आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो चलिए बिना विलंब के आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है जो कि उस समय का करंट का है, तो आपको ये याद नहीं करना है। उस फर्म का नाम बताइए जिसने मार्च 2022 में नियो बैंक एवल फाइनेंस का अधिग्रहण किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओला। ओला ने इसका अधिग्रहण किया है, किसका? तो नियो बैंक का। तो ये प्रश्न तो आप याद भी रख सकते हो सकता है कि 2-3 साल पहले का करंट पूछ दे। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, इसी के आधार पर जैसे कौन सा बैंक ने किसको अधिग्रहण कर लिया, कौन सी कंपनी ने किस कंपनी को अधिग्रहण कर दिया, अगर आपको वैसा प्रश्न आप जहां से भी करंट पढ़ते हैं वहां पर अगर ऐसा प्रश्न दिखे तो आप लोग उसको इंपॉर्टेंट मार्क करके उस पर ज़्यादा जोर देकर याद करेंगे। क्योंकि देखिए आप यहाँ पर ऐसा अधिग्रहण वाला प्रश्न बना तो हो सकता है इन फ्यूचर भी आने वाले एग्जाम में ऐसा प्रश्न बन जाए। मेरा उद्देश्य यही है प्रीवियस पेपर दिखाने का कि आप लोग जब करंट पढ़ें तो आप लोग इसी के आधार पर तैयारी करें। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ग्रुप डी का जो करंट अफेयर और साइंस का और जीके का जो भी प्रश्न है उसका सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप लोग जाकर वहां से सारे वीडियो को वीडियो 1 से शुरू करके अभी तक के सारे वीडियो को कवर कर लेंगे। और बाकी जो एसएससी का एग्जाम होता है उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, एनटीपीसी चल रहा है उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और आप लोग के लिए ग्रुप डी का जो साइंस है वो डिटेल में आप लोग के लिए कराया जा रहा है, तो आप लोग जाकर वहां से सारे वीडियो को कवर करेंगे। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं कि किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पराक्रम दिवस जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाया जाता है। और ये जो पराक्रम दिवस है 23 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। 23 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। और इसका ये दिवस की शुरुआत सबसे पहले 2021 में की गई। 2021 से ये दिवस मनाया जा रहा है। और आप लोग को मालूम होगा कि जब जो सुभाष चंद्र बोस थे उनका जन्म 23 जनवरी 1887 में हुआ था। तो आप लोग ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। अगला प्रश्न है जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित विषय पर लिखी गई मूल पुस्तकों को हिंदी में लिखने के लिए लेखकों को पुरस्कृत करने हेतु जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है। तो इस योजना का नाम है डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस हिंदी ग्रंथ लेखन पुरस्कार। तो ये प्रश्न आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये स्टैटिक का प्रश्न है और ये भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना में क्या किया जाता है कि जितने भी जैव प्रौद्योगिकी के संबंधित पुस्तकें लिखी जाती है उनको हिंदी में लिखा जाता है और जो लेखक इस पुस्तक को हिंदी में लिखते हैं उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है भारत सरकार द्वारा। तो आप लोग इस योजना को याद रखेंगे, वीवीआई मार्क कर लेंगे। अगला प्रश्न है बड़े बांधों के निर्माण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रभाव की आलोचना निम्न में से किस आधार पर नहीं की गई है। तो यहाँ पूछा नहीं की गई है तो मनोवैज्ञानिक आधार पर नहीं की गई है। बाकी जो बड़े बांध का निर्माण जो होता है वो आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक आधार पर की जाती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है। तो भाग 9 में पंचायती राज का उल्लेख है। और आप लोग को मालूम होगा कि जब पंचायती राज जो था 73वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया कब? तो 1992 में इसको जोड़ा गया था, इस 73वां संविधान संशोधन के तहत। और एक दो फैक्ट और आप याद रखेंगे कि सबसे पहला राज्य जहां पर पंचायती राज लागू हुआ था वो था राजस्थान। राजस्थान का एक नागौर जिला है, राजस्थान का नागौर जिले में कितना 1959 में ये पंचायती राज का गठन किया गया था। कहाँ पर? तो राजस्थान के नागौर जिले में। और अगर आपसे डेट पूछ दे तो महात्मा गांधी के जन्मदिन पर यानी 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था। तो आप लोग ये सब फैक्ट याद करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो यह आंसर हो जाएगा एनके सिंह, लेकिन ये आपको याद नहीं करना है। अभी वर्तमान में 16वां वित्त आयोग चल रहा है। तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे अरविंद पनगड़िया। कौन हो जाएंगे? तो अरविंद पनगड़िया जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। तो आप लोग ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाया गया है। मान लीजिए कि भारत है, यहाँ पर बहुत देशों की कंपनियां आती हैं निवेश करने के लिए। तो आपको बताना है कि भारत सरकार
कौन सा कदम नहीं उठाया है? तो कराधान प्रणाली में लचीलापन ये भारत सरकार द्वारा नहीं किया गया है। बाकी सब श्रम कानूनों में लचीलापन भारत सरकार ने ये लागू किया है। एस स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप उत्पादन इकाइयों को 5 वर्ष की शुरुआती अवधि के लिए करों का भुगतान नहीं करना पड़ता है, ये भी सही है। विशेष आर्थिक जोन यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं, ये भी सही है। तो आप लोग देख सकते हैं भारत सरकार ने इतना कदम उठाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आप लोग चैनल को बस क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। नए लोग को तो पहले से ही सब्सक्राइब किए हैं, पुराने लोग तो सब्सक्राइब कर लिए हैं, बस नए लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक सबको करना है, तभी आपको ऐसे कंटेंट रोज के रोज प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये कंटेंट आपको हो सकता है कि ना मिले। अगला प्रश्न है, सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो आप ये प्रश्न VVI मार्क कर लेंगे। सिंधु दर्शन जो है लद्दाख में मनाया जाता है, ये एक उत्सव है सिंधु दर्शन, ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जून 2022 तक भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है? तो आप लोग इसको याद नहीं रखेंगे, अभी आप करेंट में चल रहा है 2025, अभी तक का अगर देखा जाए तो टोटल 11 ऐसे भाषा हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल गया है। जून 2022 तक तो 6 थे, लेकिन इसमें 5 और एक्स्ट्रा अभी करंट में जोड़ा गया है। उनमें 5 के नाम बता देता हूं। पहला है, शॉर्ट में मैं लिखूंगा, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली, ये 5 भाषाएं को जोड़कर टोटल 11 कर दिया गया। इससे पहले आपकी 6 भाषा शामिल थी। पहला था तमिल, फिर था आपका संस्कृत, उसके बाद था तेलुगु, उसके बाद कन्नड़, और एक था मलयालम, और एक था उड़िया। टोटल 6 पहले थी, 5 जोड़ दिया गया, टोटल कितने हो गए? 11। तो आप लोग ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। हो सकता है ऑप्शन में 4 ये दे दे और एक ऐसी भाषा दे दे जो शास्त्रीय भाषा का भाग नहीं पूछ देगा कि इनमें से कौन है, तो आप उस समय नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप 11 का नाम याद रखेंगे। कौन कौन है? पहला हो जाएगा तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, और नए 5 जोड़े गए, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली। ये 11 का नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मार्च 2022 में राज्य में दलित परिवारों को सशक्त बनाने तथा प्रति परिवार 10 लाख का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण करके उन्हें उद्यमिता में सक्षम बनाने हेतु दलित बंधु कल्याण योजना शुरू की गई है? तो ये प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। दलित बंधु कल्याण योजना जो है ये तेलंगाना राज्य की है। भले ही योजना 2022 की है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, क्योंकि ये योजना काफी इंपॉर्टेंट थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को इनमें से किस समिति के सिफारिश से जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और आपको मैं बताता चलूं, ये जो जब जोड़ा गया था, ये भारत का जो संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और ये संशोधन जो था 1976 में हुआ था। और किसकी सिफारिश पे? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर यह संशोधन हुआ था। और मौलिक कर्तव्य जो है भारत के संविधान के भाग 4 में इसको रखा गया है। अगर अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 51 का ए में इसको रखा गया। तो आप लोग ये सब याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने पहली बार वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बच्चों का बजट प्रस्तुत किया? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश ने बच्चों का बजट पेश किया था। तो ये प्रश्न आपको अभी भी याद रखना है। अगला प्रश्न, जो भी योजना से संबंधित प्रश्न होते हैं आप लोग को याद रखना ही, चाहे 4 साल पहले का हो या 12 साल पहले का हो या 20 साल पहले का, आपको योजना के प्रश्न याद रखना ही, खासकर जो PYQ यानी प्रीवियस पेपर में बने होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अप्रैल 2022 में लोकसभा द्वारा संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया, जिसके द्वारा खाली स्थान के कुछ जिलों में गोंड और संबंधित जनजातियों को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने हेतु संशोधन का प्रावधान किया गया था। तो ये जो कार्य किया गया था उत्तर प्रदेश में किया गया। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे क्योंकि ये संशोधन से रिलेटेड है, तो आपसे कभी भी प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका चर्च किस राज्य में स्थित है? ये तो तमिलनाडु में स्थित है। नाम देखिए, सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका चर्च आपका तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, जियोमॉर्फोलॉजी जो कि भौतिक भूगोल की एक शाखा है, इनमें से किस क्षेत्र के अध्ययन के लिए समर्पित है?
तो जियोमॉर्फोलॉजी है भू आकृतियों के अध्ययन के लिए समर्पित है और यह भौतिक भूगोल की एक शाखा है। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर की उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? तो यहाँ का आंसर हो जाएगा हरियाणा में भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया। आपसे प्रश्न है उस समय उद्घाटन हुआ तो आप पूछ सकता है कि भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे हरियाणा में, क्योंकि ये भारत का पहला था तो ये स्टैटिक का भी पोर्शन बन चुका है। अगला प्रश्न है, बर्मिंघम में आयोजित 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में उद्घाटन समारोह में टीम इंडिया का ध्वजवाहक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। लेकिन अब 2022 को आप छोड़कर अब करेंट का आप याद रखेंगे, जो 2024 में पेरिस ओलंपिक हुए हैं उससे रिलेटेड प्रश्न आप याद रखेंगे। पेरिस जो ओलंपिक हुआ है उसमें जो ओपनिंग सेरेमनी जो होता है उद्घाटन समारोह में, उसमें जो ध्वजवाहक थे आपके पीवी सिंधु, ये उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु और शरद कमल ये आपके उद्घाटन में थे। और जब क्लोजिंग सेरेमनी होता है यानी समापन, उसमें मनु भाकर थी और उनके साथ थे फुटबॉल के प्रसिद्ध गोलकीपर पी आर श्रीजेश इसमें क्लोजिंग में थे। आप लोग याद रखेंगे 2024 पेरिस ओलंपिक में जब उद्घाटन हुआ तो उसमें भारत की ओर से ध्वजवाहक थे पीवी सिंधु और शरद कमल, और क्लोजिंग यानी समापन में मनु भाकर और पी.आर. श्रीजेश थे। तो आप लोग ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में भारत सरकार ने कोयला क्षेत्र में प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को साझा करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा कोयला दर्पण। ये आप लोग भी याद रखेंगे क्योंकि भारत सरकार का पोर्टल है तो आप लोग से ये कभी भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में भारत ने फाइनल में किस देश को 4 विकेट से हराकर लगातार 5वां अंडर-19 विश्व कप का खिताब जीतने का रिकॉर्ड बनाया? तो उस समय जो भारत था 2022 का फाइनल जीत चुका था इंग्लैंड को हराकर, लेकिन अभी हाल ही में 2024 में अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का समापन हुआ है जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया है। भारत ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा है और भारत उप विजेता रहा है। आप लोग याद रखेंगे 2024 वाला। तो हमने यहाँ पर टोटल जीके के प्रश्नों को देख लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर करेंगे, क्योंकि आपको ऐसा कंटेंट कहीं प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। सिर्फ इसी चैनल पर जीके का जो करेंट और जीके का प्रश्न कराया जा रहा है, बाकी जगह आपको सिर्फ साइंस ही दिखाई देंगे। आप लोग के लिए करेंट और जीके का प्रश्न इसलिए दिखाया जा रहा है कि 20 जो नंबर है आपको मेरिट में पहुँचाएगा। साइंस, जीके, साइंस, रीजनिंग और मैथ सब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो जीके और करेंट का जो आधारित प्रश्न बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं। आप पढ़ेंगे तो आपका मेरिट बनेगा। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। तब तक के दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।